अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे। और जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर फरमाए। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ आप लोगों के लिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। जी, आज की जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। टाइटल और थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा स्टोरीज़ किस बारे में। ये जंगल में कैंपिंग के बारे में। मेरा खुद भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और स्टोरीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यकीन करें मुझे खुद बहुत पसंद आई हैं। स्टोरीज़ को लास्ट तक सुना करें, मेहरबानी क्या करें डाउनलोड करके ना सुना करें। चैनल को बहुत नुकसान होता है और चैनल ग्रो नहीं हो पाता। बस इन शॉर्ट मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को नुकसान पहुंचाएंगे तो आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, उल्टा मेरे चैनल की रीच गिरा रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं मालूम इस चीज़ का, इसीलिए मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। वैसे तो वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत इज्जत देते हैं, और उन्हें नहीं पता वो बजाय सपोर्ट के वो कुछ और ही कर रहे हैं। तो ये आप लोगों की सपोर्ट है, आप लोग ऐसा ही किया करें कि ऑनलाइन ही सुन लिया करें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें, अपने आस पास हिसार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चचा का वाक़या है जो इन्होंने मुझे इस वक्त सुनाया था जब मैं उनसे मिला था। उनकी उम्र 40 साल है और इनका एक बेटा भी है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो नोएडा से पहाड़ीगंज गए थे। ये इलाका काफ़ी दूर दराज जंगलात और पहाड़ियों पर मुश्तमिल है, जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। वो दिन के लिए तफरीह करने गए थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे चचा अपनी जवानी के दिनों का जिक्र करते हुए बताते हैं कि वो सरकारी मुलाजिम है और इनकी काफ़ी दिनों से ये प्लानिंग चल रही थी कि किसी जंगली इलाके में जाएंगे और वहाँ इंस्टाग्राम के लिए वीडियो और पोस्टें बनाएंगे। उसकी पिक्चर्स मैं कुछ आपसे शेयर करूँगा, आप चाहें तो इन जंगलात मनाजर वहाँ देख सकते हैं। वो कहते हैं कि जितना खूबसूरत ये जंगलात दिन के वक्त लगते हैं, वो रात के वक्त ये इतने ही खौफनाक और पुरस्रार हो जाते हैं। काफ़ी अरसे से वो अपनी बीवी के साथ वहाँ जाने का सोच रहे थे, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था। फिर एक हफ्ते की छुट्टी मिली तो इनकी बीवी ने कहा अब हमें पहाड़ीगंज चलना चाहिए। वैसे भी हमने कभी वहाँ का खूबसूरत नज़ारा नहीं देखा। चूँकि वो अपनी बीवी की बात टाल नहीं सकते थे, इन्होंने जाने की तैयारी शुरू कर दी। पहले इन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि कोई साथ चलेगा या नहीं, लेकिन सबने कह दिया कि इनके पास वक्त नहीं है। इसके बाद इन्होंने अकेले ही जाने का बंदोबस्त कर लिया। आगे का वाकया बताने से पहले ये समझाना ज़रूरी है कि वहाँ के दिन किस कदर दिलफरेब और रातें कितनी दहशतनाक होती हैं। दोपहर के 1 बजे हम पहाड़ीगंज के लिए निकल जाते हैं। नोएडा से वहाँ पहुँचने में हमें तकरीबन 5 घंटे की ड्राइव करनी थी। मेरे पास अपनी नई गाड़ी थी जो मैंने हाल ही में ख़रीदी थी। मेरी बीवी आगे की सीट पर बैठी थी और हमारा बेटा पीछे था। हम अपने सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते में जगह जगह ढाबे आते थे जहाँ हम खाते पीते और एंजॉय करते रहे। हमारे पास कैंप का सारा सामान मौजूद था। शाम 6 बजे हम पहाड़गंज पहुँच गए। वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि बयान करना मुश्किल है। दिन के वक्त वो जगह जन्नत जैसी लग रही थी, लेकिन रात को वही जगह बहुत खौफनाक हो जाती थी। हमें पहले से अंदाज़ा था, क्योंकि हमें वहाँ 2 रातें गुजारनी थी। ये वाक़या 1 साल पुराना है। हम एक दूर दराज जगह पर गए जहाँ हर तरफ जंगल ही जंगल था। हमें एक अच्छी जगह नज़र आ गई और हमने वहाँ कैंप लगाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी, क्योंकि वहाँ एक सिंगल रोड थी। मौसम भी काफ़ी गर्म था। हमने तकरीबन शाम 7 बजे अपना कैंप लगा लिया। खाने पीने का थोड़ा बहुत इंतज़ाम भी कर रखा था, लेकिन हमारे पास ना तो गैस थी और ना ही चूल्हा। जब हमें खाने की ज़रूरत होती तो हम पहाड़ीगंज से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर जाकर खाना खा लेते थे। जिस वक्त हम पहुंचे थे उस वक्त हमने इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी। हमने सोचा था थकावट ख़त्म होने के बाद वीडियोस बनाएंगे। मेरे साथ मेरा बेटा भी था। थकन की वजह से हम बातें करते करते कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। रात के तकरीबन 1 बजे मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। मैं उठा और कैंप की जंजीर खोलकर बाहर गया। वॉशरूम से वापस आकर जब मैं कैंप में दाखिल हुआ तो मुझे
अचानक किसी आदमी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही थी, लेकिन मुझे वो साफ महसूस हो रही थी, क्योंकि इस जगह का माहौल मुकम्मल तौर पर पुरसुकून था। वहाँ ना कोई इंसान था और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे ये आवाज़ आती। मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और कैंप की जंजीर बंद करके दोबारा सो गया। लेकिन तकरीबन आधे घंटे बाद मेरी नींद दोबारा टूट गई। उस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर से कदमों की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई हमें बाहर से देख रहा हो। बाहर काफ़ी अंधेरा था। जब मैंने बाहर देखा तो कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि वो जगह बहुत तारीक थी। मैंने दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन फिर वही कदमों की आवाज़ सुनाई दी। तो मुझे लगा कि शायद कोई जानवर वगैरह होगा। फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है। सांसों की आवाज़ मेरे कानों तक गूंज रही थी। मेरी बीवी और मेरा बेटा गहरी नींद में सो रहे थे। इन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं था। मैंने कैंप की जंजीर खोली और बाहर गया कि देखूं कौन है। जब मैं बाहर गया तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैंने दूर दूर तक देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर कोई जानवर वगैरह भी होगा तो इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है। वो मुझे नज़र तो आता, मगर वहाँ ना कोई जानवर था और ना कोई इंसान। हर तरफ खामोशी थी। फिर मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और वापस कैंप में आकर लेट गया। अब मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। कुछ वक्त गुजरा होगा तो मुझे दोबारा से वो रोने की आवाज़ सुनाई थी। मैंने टॉर्च ली और अब मैं कैंप से बाहर निकल आया। मैं अब अपने कैंप से जब बाहर निकला तो मेरे चारों तरफ जंगल था। मैं टॉर्च लेकर उस जंगल में चला गया, पर मुझे वो आवाज़ कभी पेड़ के दूसरी साइड से आती। जब मैं उस जगह पहुंचता तो वहाँ कोई ना होता, और कभी दूसरी साइड से वो आवाज़ मूव कर रही थी। मैं बुरी तरह डर गया। मैं दोबारा अपने कैंप में आकर लेट गया। और मैं दोबारा जब लेटता हूँ तो मुझे दोबारा से किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई थी। वो आवाज़ मेरे कानों में इतनी ज़ोर से गूंज रही थी कि मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी बीवी को जगा दूं और पूछूं कि जो मैं सुन रहा हूँ क्या वो भी ये आवाज़ सुन रही है। लेकिन मैं जानता था कि वो सो रही है और शायद वो भी उस थकन के बायस गहरी नींद में है। मैंने सोचा कि उनकी नींद ख़राब ना करूं। फिर मैंने फ़ैसला किया कि एक बार और बाहर जाकर देख लेता हूँ कि आखिर ये कौन है जो मुझे सोने नहीं दे रहा। मैं दोबारा बाहर गया और देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैं पहाड़ से नीचे उतरने लगा जहाँ मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी। गाड़ी में मेरे पास एक हैवी ड्यूटी टॉर्च थी। मैंने सोचा कि टॉर्च ले आऊं ताकि जब ये सब दोबारा महसूस हो तो मैं उस हैवी ड्यूटी टॉर्च से रोशनी से देखूं, ताकि उससे सही से विजिबल हो सके कि कौन है। पहाड़ से नीचे उतरते हुए जब मैं सड़क पर पहुंचा तो वहाँ ना कोई और गाड़ी थी और ना कोई इंसान, और सुनसान जगह पर सिर्फ मेरी गाड़ी खड़ी थी और कोई गाड़ी नहीं थी। जब मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो मैंने अपनी गाड़ी से टॉर्च निकाली, गाड़ी को लॉक किया और ऊपर की तरफ चलने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा, जो मेरे साथ साथ चल रहा हो। यह एहसास बहुत अजीब था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपनी टॉर्च ऑन की और पहाड़ीगंज की तरफ चल पड़ा, जहाँ हमने कैंप लगाया था। हम जिस जगह पर थे इसे पहाड़ीगंज कहा जाता था। मैंने कुछ कदम ऊपर बढ़ाए ही थे कि अचानक मेरी बीवी की चीखें की आवाज़ आई। मैं फौरन जागते हुए ऊपर की तरफ गया ताकि देख सकूं कि मामला क्या है। हम इतनी बुलंदी पर थे कि नीचे से ऊपर पहुंचने में मुझे 10 मिनट लगे और ऊपर जाने में 15 मिनट लग गए, क्योंकि रास्ता बहुत दुश्वार था और चढ़ाई की वजह से घुटनों पर जोर पड़ रहा था। जब मैं ऊपर पहुंचा तो देखा कि मेरा बेटा और मेरी बीवी बहुत डरे हुए थे और वो हाँफ रहे थे। जब मैंने उनसे वजह पूछी तो इन्होंने बताया कि किसी ने हमारे पाँव पकड़कर हमें कैंप से बाहर निकालने की कोशिश की। यह सुनकर मुझे समझ आ गया कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो कोई आम बात नहीं थी।
बल्कि मामला वाकई संजीदा था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर मैं इन्हें अपनी बात बता दूं तो वो और ज़्यादा डर जाएंगे। इसलिए मैंने इनका दिल बहलाने के लिए कहा, अरे ये सब तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो मुझसे पूछती हैं कि तुम कहाँ गए थे। मैं कहता हूँ कि मैं वॉशरूम के लिए गया था और फिर याद आया कि काफ़ी अंधेरा था तो मैं टॉर्च लेने गया। मगर वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी और कहती हैं कि हमारे साथ जो कुछ हुआ वो वाकई हकीकत है। जब वो मेरे चेहरे को गौर से देखती हैं और महसूस करती हैं कि मैं भी काफ़ी डरा हुआ हूँ, तो वो मुझसे पूछती हैं, क्या तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ है? अगर हुआ है तो तुम बता क्यों नहीं रहे? तब मैं उनसे वो सब शेयर करता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। मैं इन्हें बताता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब हम एक दूसरे की बातें सुनते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। हमारा बेटा तो और भी ज़्यादा डर गया था। फिर हमने इन बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की और कैंप की तरफ वापस आ गए और आराम से लेट गए। मगर हमारा बेटा काफ़ी डरा हुआ था। मैंने अपने बेटे से कहा कि कुछ नहीं होगा बेटा, तुम सो जाओ, हम सुबह घर चले जाएंगे। लेकिन वो कहता है, नहीं पापा, अभी चलो, मुझे बहुत डर लग रहा। हमारा बेटा सिर्फ 6 साल का था। वो समझदार तो था लेकिन ऐसी मखलूक के बारे में कोई समझ नहीं थी। हमने इसे सुलाने की बहुत कोशिश की। जब वो सो गया तो हमें नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। अब हम दोनों ने फ़ोन चलाना शुरू कर दिया। रात के 2 बज चुके थे और हमारी नींद बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तब हमें ऐसा लगता है कि कोई धीरे धीरे हंस रहा है। किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी और उस जंगल में वो आवाज़ इको हो रही थी। अब हम इस हालत में थे कि नींद तो वैसे नहीं आ रही थी और मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। अब बाहर जाने से ग्रेज करने लगे क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा था वो नज़र नहीं आ रहा था मगर महसूस हो रहा था। और मैं यही चाह रहा था कि वो चीज़ मुझे नज़र आए ताकि मैं इसे कह सकूं कि हमें परेशान ना करो, हमें तंग ना करो और हमें सोने दो। लेकिन कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा था जिससे बात की जा सके। मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि कलमा पढ़ो और फिर हमने फैसला किया कि सुबह होने तक यहाँ रहते हैं। लेकिन मज़ीद यहाँ रुकना सही नहीं। मैं भी इस बात पर राज़ी हो गया। मैंने अपने फ़ोन में कवाली लगाई ताकि दिल को सुकून मिले और हम सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसी दौरान हमें कदमों की आवाज़ महसूस हुई। मैंने फ़ौरन टॉर्च लेकर इस जगह रोशनी डाली लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हम बहुत ज़्यादा डर गए और फैसला किया कि इस चीज़ से बात करें। हमने बुलंद आवाज़ में कहा, जो भी है हमें बताओ, तुम्हें क्या मसला है? हमें परेशान मत करो, हम थके हुए हैं और सिर्फ आराम करना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, बस हमें सोने दो। इतने में खौफनाक आवाज़ जो बहुत डरावनी और गूंजदार थी, वो कह रहा था, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, यही तुम्हारी भलाई है, वरना तुम पूरी मौत मरोगे। जब हमने ये आवाज़ सुनी तो बहुत ज़्यादा डर गए। वो कह रहा था कि तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? तुम खुशनसीब हो कि अभी तक जिंदा हो, वरना मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। तुम जो नमाज पढ़ते हो वही ताकत तुम्हें बचा रही है। मैं हिम्मत करते हुए कैंप के अंदर ही लेटा हुआ उस मखलूक से पूछता हूँ, तुम कौन हो? इसने जवाब दिया, मैं जिन हूँ और यहाँ मेरा पूरा कबीला रहता है। तुम नमाजी हो इसीलिए अभी तक बच गए हो, लेकिन फौरन यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हें जिंदा जाने नहीं देंगे। ये सुनकर मेरी बीवी खौफजदा होकर रोने लगी और उस जिन से कहने लगी, हम रात के इस वक्त कहाँ जाएंगे? बराए मेहरबानी आज के लिए हमें माफ़ कर दो, हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वो मखलूक मानने को तैयार नहीं थी। वो बार बार कह रहा था, अभी जाओ, मेरे कबीले के लोग तुमसे परेशान हो रहे हैं। तुम्हारी इबादत की ताकत हमें रोके हुए है, वरना हम तुम्हें कब का नुकसान पहुंचा चुके होते। लेकिन अगर हमने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। अभी के अभी भाग जाओ। अब हम इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि हमारी बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी।
हम सोच रहे थे कि आखिर ये कौन है और हम इसे एक बार बाहर जाकर देखें, लेकिन वो चीज़ अब अपनी ज़िद पर आ जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें कहीं और कैंप लगाना है तो वहाँ जाकर लगा लो, यहाँ मैं तुम्हें एक पल के लिए भी रुकने नहीं दूंगा। अब हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है और हम फैसला करते हैं कि यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है, क्योंकि जो भी वो मखलूक थी वो अपनी ज़िद में कामयाब हो चुकी थी और हमें नुकसान भी पहुंचा सकती थी। मैंने अपने बेटे को उठाया, कैंप को समेटा और वहाँ से निकलने की तैयारी की। जब हम नीचे उतरने के लिए तैयार होते हैं तो हमें बहुत सी मखलूकात की परछाइयाँ नज़र आती हैं। वो सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा थी और उनकी आंखें सुर्ख अंगारे की तरह चमक रही थी। अब इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि हमारे कदम तेज़ हो जाते हैं। वो तमाम मखलूकात हमें देखकर खौफनाक आवाज़ में हंस रही थी। हमने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और नीचे उतरने की कोशिश की। वो तमाम मखलूकात एक साथ कहती हैं, अब तो यहाँ आ गए हो, लेकिन दोबारा यहाँ आने की हिम्मत ना करना, वरना बहुत बुरी तरह मारे जाओगे। हम नीचे उतर रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बहुत सारी मखलूकात हमारे पीछे पीछे आ रही हैं हमें छोड़ने के लिए। हमने जल्दी जल्दी अपना सामान गाड़ी में रखा, बच्चे को गाड़ी में बिठाया और खुद भी गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही हमने गाड़ी स्टार्ट की, वो तमाम परछाइयाँ वापस पहाड़ की तरफ चढ़ गईं, लेकिन उनकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि मेरा बच्चा वो हंसी सुनते ही डर गया। हमने फौरन वहाँ से गाड़ी निकाली और कहीं भी रुकने की बजाय सीधा निकल गए। मैं जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और हम वहाँ से निकल जाते हैं। जब मैं थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रोकता हूँ और पीछे मुड़कर देखता हूँ कि शायद वो मखलूक दोबारा नज़र आ जाए, ताकि ये मालूम हो कि आखिर वो कौन थे और इनकी इतनी खौफनाक आवाज़ें क्यों थीं। वो कह रहे थे कि वो जिन्नात हैं और उनका कुरान में भी जिक्र है। हम इन्हें झुठला नहीं सकते। मुझे इन्हें देखने का जुनून सवार हो गया, लेकिन वो मखलूक हमें नज़र नहीं आई। जो भी चीज़ थी, इसकी परछाइयाँ तो दिखाई दे रही थी, लेकिन इंसान की शक्ल में वो वैसे नज़र नहीं आ रही थी जैसे मैं देखना चाह रहा था। फिर दोबारा मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम सीधा अपने घर के लिए निकल गए। रात के तकरीबन 3:30 बज चुके थे और हमने अभी आधा सफ़र ही तय किया था। हमें अभी मज़ीद सफ़र करना था। हम जंगल की एक सड़क पर थे जहाँ दूर दूर तक सन्नाटा था और आबादी का नाम और निशान नहीं था। उसी दौरान हमें एक लड़की नज़र आई जो हाथ के इशारे से मदद मांग रही थी। मेरी बीवी फ़ौरन कहती है कि मत रोको, क्या पता ये भी वैसी ही हो। मैं इनकी बात मान लेता हूँ और गाड़ी नहीं रोकता। मेरी बीवी मुझसे कहती है कि अगर ये वाकई लड़की होगी तो हमें ज़रूर नज़र आएगी। जब वो पीछे मुड़कर शीशे में देखती हैं तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी होती है। हम सोचते हैं कि अगर हम गाड़ी रोक लेते हैं तो शायद हमारे ऊपर एक और मुसीबत सवार हो जाती। मैंने अपनी बीवी की बात मानी और हम सुबह तकरीबन 5:30 बजे अपने घर पहुँच गए। जब हम घर पहुँचे तो मेरे अब्बू और अम्मी हमें देखकर हैरतज़दा हो गए। हमने घर वालों को सारा वाक़या बताया जो हमारे साथ पेश आया था। मेरा बेटा जो हमारे साथ था, इसे बुखार हो गया था। हमने घर पहुंचकर सामान रखा और फौरन सोने के लिए लेट गए। घर आते ही हमें इतनी गहरी नींद आ गई, लेकिन रात में मुझे मुसलसल खौफनाक ख्वाब आने लगे। सुबह जब मेरे दोस्त यार मुझसे मिले तो इन्होंने पूछा, भाई क्या बात है, इतनी जल्दी वापस आ गए? तुमने तो 2 दिन रुकने की प्लानिंग की हुई थी। मैंने इनसे कहा कि अगर वो वाक़यात जो हमारे साथ पेश आए थे तुम्हारे साथ होते तो तुम भी वहाँ से जल्दी निकल आते। मेरे दोस्त ने कहा कि उस जगह जिन्नात का पूरा कबीला है। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें मालूम था तो हमें पहले क्यों नहीं बताया। वो कहने लगा कि अगर मैं पहले बता देता तो तुम मेरी बात का यकीन नहीं करते। इसके बाद मैं और मेरी बीवी मौलाना साहब के पास गए और इन्हें सारा वाक़या बताया। इन्होंने कहा जिस रात वो मखलूक तुम्हें परेशान कर रही थी वो वाकई जिन्नात थे और वो एक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा थे। अच्छा हुआ कि तुम वहाँ से निकल आए। तुम्हारी नमाज पढ़ने की वजह से तुम बच गए, वरना शायद तुम बच ना पाते, क्योंकि उनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बहुत बुरे। मौलाना साहब ने हमें एक तावीज़ दिया जिसके बाद मुझे वो डरावने
ख्वाब आना बंद हो गए। ख्वाब बहुत खौफनाक थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम उस मुश्किल से निकल आए। ये मेरा एक हकीकी वाक़या था जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाक़या अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने प्रोग्राम में लाजमी शेयर करेंगे। और आखिर में एक बात कहना चाहूँगा, आपकी कहानियाँ सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। यही वजह है कि मैंने ये हकीकी वाक़या आपको बताया। बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ़ करने के लिए, इतनी इज्जत देने के लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक़ इंडिया से है। वैसे तो मेरा अपना बिज़नेस है, लेकिन मेरा एक पैशन है शिकार का, जो हम 2-3 महीने में कुछ दोस्त मिलकर शिकार के लिए जंगल जाया करते थे। अब हमने वहाँ जंगल में एक हट बनवा रखा था, जहाँ हम लोग नाइट स्टे किया करते थे। वो हट कोई इतना ख़ास नहीं था, सिंपली हमने रात गुजारने के लिए वो हट बनवा रखा था, जिसमें हमने कुछ सामान रखा हुआ था। वो लकड़ी का एक हट था जिसमें 2 बेड थे और ज़रूरत की कुछ क्रॉकरी वगैरह। हम लोग नाइट स्टे किया करते थे। एक दफ़ा मेरा शिकार का प्लान बनता है, लेकिन मेरे जो दोस्त थे वो जाने से मना करते थे। मैं अकेला ही शिकार के लिए निकल जाता हूँ। मेरे पास एक 4x4 गाड़ी है और मेरा एक डॉग जो जर्मन शेफर्ड नस्ल का है, मेरे साथ ही शिकार पर जाया करता था। मैं मामूल के हिसाब से निकल पड़ा शाम को, क्योंकि उससे अगले दिन छुट्टी थी। तो मैंने मौका देखा और मैं शिकार के लिए निकल गया। मैं शाम को वहाँ से निकल पड़ा ताकि मैं रात अपने हट में गुजारूं और नेक्स्ट डे पूरा अपना शिकार करूं। उससे अगली रात मैं घर वापस आ जाऊं। अब मैं अपना ज़रूरत का कुछ सामान अपनी गाड़ी में रखता हूं और अपने डॉग को लेता हूं और निकल पड़ता हूं जंगल की तरफ। वो सर्दियों का मौसम था। अब तकरीबन 2 से 3 घंटे मुझे जंगल के अंदर ड्राइव करते हुए जाना था। तो खैर, अपना सफ़र पूरा करने के बाद मैं अपने हट तक पहुंच जाता हूँ। आज ये जगह बहुत पुरस्कार लग रही थी, या शायद मैं अकेला था तो मुझे ज़्यादा फील हो रहा था। इससे पहले मैं अपने दोस्तों के साथ इस जगह पर आया करता था। हम लोग खूब इंजॉय किया करते थे, रात को आग लगा कर बैठ जाया करते थे। लेकिन आज मुझे माहौल में कुछ ज़्यादा ही पुरस्कारियत फील हो रही थी। ये शाम हो चुकी थी और शाम में भी ये जंगल बहुत डरावना लग रहा था। अब मुझे यहाँ रात गुजारनी थी। खैर, मैंने अपनी गाड़ी लॉक की, अपने डॉग को लिया और हट में चला गया। मैंने जाकर अपना बेड वगैरह झाड़ा सोने के लिए, अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगाया और अपने मोबाइल में स्क्रॉलिंग करने लगा और अपनी कुछ हंटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने लगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। मैं बहुत तवज्जो से वीडियोस देख रहा था। बाहर बहुत सन्नाटा था, वो खामोश जंगल था। मैं लेटा बस अपनी वीडियो देख रहा था। वीडियो में एक गोरा जो कि हंटिंग के कुछ टिप्स दे रहा था, मैं उसे बड़े गौर से सुन रहा था और वही आवाज़ मेरे उस कैबिन में गूंज रही थी और बाहर की खामोशी मैं अंदर भी फील कर सकता था। मेरा डॉग नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ था कि अचानक मेरी नज़र मेरे डॉग पर जाती है। वो कुछ बेचैन हो गया। अगर आपने जानवरों को नोटिस किया तो जानवर अपने कान कैसे घुमा रहे होते हैं जैसे उन्हें कुछ सुनाई दे रहा हो। अब वो बहुत बेचैन होने लगा। वो कान इधर से उधर घुमाने लगा जैसे उसे कुछ सुनाई दे रहा। वो पहले ज़मीन पर फैल कर लेटा हुआ था और उसने अपना सर भी ज़मीन पर रखा हुआ था, लेकिन अचानक जब वो बेचैन होने लगा तो उसने अपना सर ऊपर उठा लिया और इधर उधर मूव होने लगा जैसे उसे कुछ फील हो रहा हो। और इतने में मुझे बाहर से एक ऐसी आवाज़ सुनाई देने लगी जैसे कोई एक बारीक सी कोई सीटी होती है। वो सीटी हल्की सी आवाज़ में बहुत दूर कहीं बज रही थी। वो मैंने तब फील किया जब मैंने अपने डॉग को बेचैन देखा। तो मैं जो वीडियो देख रहा था मैंने वो पॉज कर दी ताकि मैं फील कर सकूं, क्योंकि वो डॉग मेरे साथ, मैंने उसे बचपन से पाला है। उसकी हर एक्टिविटी मैं फील कर जाता हूँ कि कब वो तकलीफ़ में है और कब वो कौन सी मूवमेंट कर रहा है। अभी वो बेचैन था, उसे कुछ फील हुआ था अपने केबिन के आसपास। बहरहाल मैं
वीडियो पॉज करके बड़े बागौर सुनता हूँ और मुझे दूर से एक सीटी की आवाज़ सुनाई देती है जो आहिस्ता आहिस्ता लाउड होती जा रही थी। बाहर अंधेरा छा चुका था। मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ क्योंकि यहाँ की पूरी सारियत मैं जब इस जगह आया था तो तब ही मेरे दिल पर असर कर चुकी थी। अब मैं खामोशी से जायज़ा लेने लगा। मेरा डॉग बहुत बेचैन था, जैसे उसे महसूस हो रहा है कि आसपास कोई है। मैंने उसे खामोश रहने का इशारा दिया। वो मेरा ट्रेन डॉग था। जब मैंने उसे इशारा दिया तो वो बस कान खड़े दोबारा से ज़मीन पर सर रख कर और वैसे ही बैठ गया। लेकिन उसके कान खड़े थे, वो सिर्फ मेरी वजह से खामोश था। और मैं भी यही चाह रहा था कि वो जानवर है भौंक ना दे और बाहर जो भी है उसे ये आइडिया ना हो जाए कि अंदर कोई है। मैं फटाफट उठता हूँ। कमरे में एक हल्की सी लाइट जल रही थी, मैं उसे भी बुझा देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि वो लकड़ी का हट था, उसके अंदर सिर्फ एक रूम था और बाहर एक गैलरी थी, वो भी लकड़ी की थी। और वहाँ पर कुछ चेयर्स रखी हुई थी कि अगर आप बाहर बैठकर चाय पिएं और साथ में जंगल का एम्बियंस एंजॉय करना चाहें तो उसके लिए वो जगह बनी हुई थी, जिस पर अगर कोई चलता था तो उसके कदमों की आवाज़ भी गूंजती थी। मैं नोटिस करता हूँ कि वो सीटी की आवाज़ अब हमारे बहुत करीब आ चुकी थी। यहाँ मैं बताता चलूँ कि मैं बगौर उसे सुन रहा था और जब वो बहुत करीब आती है तो मैं नोटिस करता हूँ कि वो सीटी की आवाज़ इस तरह आ रही थी जैसे कोई सांस ले रहा हो, और वो जब सांस लेता है तो उससे सीटी की आवाज़ आती है। वो कोई था जो मेरे हट के बाहर घूम रहा था। चूँकि वो जब करीब आ रहा था तो पत्तों की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई पत्ते पाँव के नीचे आए तो छड़ की आवाज़ आती है। बिल्कुल वैसी आवाज़ मुझे बाहर से आ रही थी, और वो सीटी की आवाज़ और किसी के चलने की आवाज़। यहाँ मैं बताता चलूँ, वो चलना भी ऐसा था कि कोई चल ऐसे रहा था, ना वो पाँव उठाकर चल रहा था। ऐसा लग रहा था वो जैसे अपने कदम सिरका सिरका कर चल रहा हो। बड़ी तकलीफ से वो इस तरफ आ रहा हो। मैं दुबक गया और अपने डॉग को भी यही इशारा दिया कि वो खामोश रहे। अब थोड़ी देर बाद जो हमारा प्लेटफॉर्म था जो लकड़ी का बना हुआ था, वहाँ पर मुझे ऐसे लगा जैसे कदमों की आवाज़ है। कोई मेरे हट के बाहर उस फ्लोर पर ऐसे चल रहा था और चलने की आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे कोई लकड़ी पर चलता है। वो इधर से उधर मूव कर रहा था और वो भारी कदमों की आवाज़ ठक 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 वो इधर से उधर मूव होती मुझे फील हो रही थी। ये एहसास इतना खौफनाक था, मैं आपको क्या बताऊं। ये जगह जंगल के बीचों बीच थी और यहाँ गाड़ी के बगैर आना इम्पॉसिबल था। और ये जगह हमने सेलेक्ट की हुई थी, ये बहुत ही अलग थलग थी, यानी यहाँ पर किसी और इंसान का आना नामुमकिन था। पर यह कौन था जो मेरे हट के बाहर घूम रहा था और साथ में वो सीटी की सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो मैं डर कर बैठा रहा, लेकिन उसके बाद एक क्यूरियोसिटी होने लगी कि मैं बाहर देखूं तो है कौन। अब मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर देखना नहीं चाहता था कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़, ऐसी मखलूक हो और मेरा उससे इनकाउंटर हो जाए। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैंने क्या किया कि मैं अपने उस लकड़ी के डोर में होल तलाश करने लगा कि कहीं मुझे एक कोई ऐसी जगह नज़र आ जाए जिससे मैं बाहर का मंजर देख सकूं कि बाहर कौन है। बाहर हल्की हल्की चांद की चांदनी थी, इसलिए बाहर कुछ दिखाई दे रहा था। मेरे कमरे में अंधेरा था, इसीलिए मैंने उसका एडवांटेज लिया। मैं एक होल तलाश करने में कामयाब हो गया। वो बेसिकली एक होल नहीं था, वो एक लकड़ी के बीच में गैप आया हुआ था। मैं वहाँ बैठकर और उससे बाहर देखने लगा और वो जगह नीचे की तरफ थी। आप यकीन जाने मुझे किसी की टांगें दिखाई दी। वो बहुत अजीब थी। वो जब भी उस जगह से गुजरता जहाँ से बैठा मैं देख रहा था, मुझे सिर्फ उसकी टांगें दिखाई दे रही थी और बस मेरा दिल जैसे फटने वाला हो। मैं इतना डर चुका था, मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैं मुसलसल अपने डॉग को खामोश करवाता रहा कि कभी भी वो भौंक ना दे, पर जानवर तो जानवर है। वो इतना बेचैन हो चुका था कि उसने भौंकना शुरू कर दिया।
और जैसे ही उसने भौंकना शुरू किया, वो जो चीज़ बाहर थी उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। ओ मेरा खुदा, मैं बहुत बुरी तरह डर गया था। मैं किस मुसीबत में फंस गया। मेरा डॉग मुसलसल अब लाउडली भौंक रहा था और बाहर जो मखलूक थी या जो भी था वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करने लगा कि बस कैसे भी वो दरवाज़ा तोड़ कर अंदर आ जाए। उसका बस नहीं चल रहा था। अब मुझे अपने डॉग की फ़िक्र होने लगी क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि अब मैं मुसीबत में फंस गया हूँ तो ये जानवर है, ये भी मेरे साथ मुसीबत में ना फंस जाए। मैं क्या करता हूँ कि एक छोटी सी विंडो उस हट के बैक साइड पे थी जहाँ से बामुश्किल एक जानवर ही गुजर सकता था। मैंने बड़ी मुश्किल से वो विंडो खोली और अपने डॉग को वहाँ से ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया कि जानवर है, जंगल में कहीं भी इधर उधर चला जाएगा। फिर इसके भागने की स्पीड इंसान से कहीं ज़्यादा है। तो मैं तो इस मुसीबत में फंस चुका था, लेकिन इस जानवर की जान बच जाए। मैं उसे उस विंडो से बाहर निकाल देता हूँ और बेबसी से अपने बेड पे आके बैठ जाता हूँ। बाहर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक हो रहा और बस खामोशी से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब दरवाज़ा टूटेगा और कब वो जो भी चीज़ बाहर है वो मुझ पर हमला कर देगी। बस मैं दिल ही दिल अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा हूँ और जो मुझे पढ़ना था मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ। और फिर एकदम से ऐसा लगता है जैसे उस चीज़ पर किसी ने हमला किया। मुझे अपने डॉग की एग्रेसिव वॉइस सुनाई दी, जैसे मेरे डॉग ने उस पर हमला कर दिया और वो जो भी चीज़ बाहर मौजूद थी वो पैनिक हो चुकी थी। उसके कुछ देर बाद खामोशी सी हो गई और मैं महसूस करता हूँ कि अब जो बाहर एक्टिविटीज़ हो रही थी वो थम गई। मुझे अपने डॉग की फ़िक्र हो गई। मैंने कहा वो किसी मुसीबत में फंस गया। वो जानवर है, वफादार है। उसने देखा कि मेरा मालिक मुसीबत में, वो मुझे छोड़कर नहीं भागा। लेकिन एक तकलीफ दे बात यह थी कि मेरे डॉग की भी आवाज़ बंद हो गई थी। मैं कुछ देर खामोश रहा और फिर हिम्मत करके मैंने बाहर की तरफ का जायज़ा लिया, जहाँ मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं बड़े आराम से उस डोर का लॉक खोलता हूँ और फिर बाहर देखता हूँ तो मेरा जो डॉग था वो उसी जगह इतना पुरसुकून बैठा हुआ है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभी वो इतना अग्रेसिव किसी से लड़ाई कर रहा था और उसके अलावा उस पूरी जगह पर कोई नहीं था। वो पुरसुकून बैठा है और मुझे देखे जा रहा है, जैसे मुझसे कहना चाह रहा हो कि अब आप सेफ हैं। मैं उसे देखता हूँ, वो बड़े अजीब तरीके से बैठा और सिर्फ आंखें खोलकर मुझे ही देख रहा है। मैं अपने डॉग को प्यार करता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ जैसे उसे किसी ने पंजे मारे हो। वो मेरा डॉग जख्मी था, वो तकलीफ में था। मैं उसे उठाता हूँ और अंदर हट में ले आता हूँ। मैं भी दरवाज़ा बंद करने जा रहा था कि बाहर मुझे दूर जंगल में कोई दिखाई देता है। वो यहीं मेरी तरफ देख रहा था। उसकी लाल सुर्ख आंखें थीं। उसका मुंह ऐसा था जैसे आंखों की जगह खला हो, एक अंधेरा हो। और मुझे एक चीज़ याद है, जो सबसे खौफनाक बात थी, उसके होंठ नहीं थे। दोनों होंठ जैसे किसी ने पूरे काट दिए हो और पूरा जबड़ा अंदर से दिखाई दे रहा था। बहुत ही खौफनाक चीज़ थी। जब मैं दरवाज़ा बंद करने लगा तो मैं देखता हूँ मेरा जो डॉग था वो अब बेड से भागता हुआ मेरे पाँव के पास से बाहर निकल गया और उस मखलूक के पीछे भागने लगा। मैंने उसे आवाज़ें दी लेकिन वो नहीं सुन रहा था। मैं अब जल्दी से एक टॉर्च लेता हूँ और अपने डॉग के पीछे भागता हूँ। मेरा डॉग उसके पीछे और मैं अपने डॉग को ढूंढने के पीछे। अब यकीन जाने पता नहीं कहाँ निकल गया, मुझे दिखाई ही नहीं दिया। थोड़ी देर में मेरा डॉग मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। वो कहीं गायब हो गया उस जंगल के अंधेरे में। और वो जो मखलूक थी वो ऐसा रिएक्ट कर रही थी जैसे डॉग उसके पीछे भागता है वो जंगल में कहीं गायब हो जाती है। मैं टॉर्च लिए अपने डॉग को जंगल में ढूंढ रहा था। इससे पहले मैं डरा हुआ था, लेकिन मुझे इस डॉग से बहुत मोहब्बत थी और इसने मेरे लिए अपने आप को रिस्क में डाला। तो मैं अब उसका पीछा करते हुए घने जंगल में चला गया। जो जंगल बहुत स्पूकी था और अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं टॉर्च चारों तरफ मार रहा हूँ। मेरी हालत ये थी कि मैं जिस जगह रोशनी मार रहा था और जो बैक साइड थी जहाँ अंधेरा था, मैं झट से वापस उसी जगह रोशनी मारता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता जैसे
वो अंधेरे से कोई मुझ पर हमला ना कर दे। बहरहाल मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। मैं मुसलसल उसे पुकार रहा था जंगल में, पर उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। बहुत दूर से मुझे अपने डॉग के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मैं उस आवाज़ को फॉलो करने लगा और भागता रहा। बिलाखिर मैं एक पॉइंट पर पहुंचता हूं जहां मैं देखता हूं मेरा डॉग बैठा हुआ है। और जैसे कि आपको पता हो कि जब डॉग रोते हैं तो वो कैसी एक अजीब सी सीटी नुमा आवाज़ निकालते हैं, बिल्कुल मेरा डॉग वैसी ही आवाज़ निकाल रहा था। अब उस पर और ज़्यादा किसी ने हमला किया था। वो बुरी तरह ज़ख्मी था। मैं बस उसे लेता हूँ और वापस हट की तरफ भागता हूँ। मैं देखता हूँ मेरे पीछे कोई है और वो मुसलसल मेरा पीछा कर रहा है। भागते भागते मैं अपने कैंप में पहुँचता हूँ, अपना बाकी का सामान उठाता हूँ, अपनी गाड़ी की चाबी लेता हूँ और उस डॉग को अपनी गाड़ी में डालकर गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। मैं अपने साइड मिरर में देखता हूँ कि वही मखलूक मेरी गाड़ी के पीछे खड़ी हुई है और अजीब तरह से चल रही है। जैसा कि मैंने स्टोरी में शुरू में बताया था कि वो कदम उठाकर नहीं चल रही थी, वो कदम खिसका खिसका कर मेरी गाड़ी के पीछे चलती हुई आई है और खड़ी होकर मेरे साइड मिरर से देख रही है। अब वो ऐसे छलांगे मारती हुई दरख्तों के ऊपर से पता नहीं कहाँ तक मेरी गाड़ी के पीछा करती है। मैं बस गाड़ी स्पीड में रखता हूँ और कुछ ही घंटों में उस जंगल से निकल जाता हूँ और शहर पहुंचकर मैं अपने डॉग को एक डॉक्टर को दिखाता हूँ जो काफ़ी टाइम उसका इलाज करते हैं और फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो बहरहाल ये मेरी एक स्टोरी थी जो मेरे साथ ज़िंदगी में एक खौफनाक वाक़या पेश आया, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।